नमस्कार साथियों, मैं शिवांकर मिश्रा आप सभी का इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। चलिए साथियों, आज हम लोग सीटेट 2016 का, जी हां 2016 का मॉडल पेपर जो हम लोगों ने कल 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके आगे के 15 क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। और यह जो प्रश्न आपके समक्ष होंगे या ईवीएस के होंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज के होंगे। चलिए बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं आज का सेशन। आपके समक्ष पहला प्रश्न यह है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची बी से मिलान करना है। पहली सूची में स्थान तथा दूसरी सूची में वहां बनाए जाने वाले घरों की स्थलाकृति को दिखाया गया है। चलिए, पहले में है मनाली, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। राजस्थान, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। असम, हाउस बोट। लद्दाख, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई हुई होती हैं। पत्थर के बने घर जिसके फर्श जिसकी और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। चलिए, हर बार आपके समक्ष आयोग घरों की जो बनावट होती है उससे एक प्रश्न पूछता है कि कौन से राज्य में घरों की बनावट किस प्रकार से होती है। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यह प्रश्न, और आज आपको यह पूरे सारे एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके समक्ष लिखा हुआ है मनाली। जी हां, जो मनाली है, यहां पर जो हमारे घर होते हैं यह पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले होते हैं, क्योंकि यहां पे जो है मनाली जो है हमारा हिल एरिया है। यहां पर जो मकान बने होते हैं वो पत्थर से बने होते हैं तथा लकड़ी से ढालू, आपने पिक्चरों में देखा होगा कि ऐसे ऐसे ढालू बनाए जाते हैं, काफी ढालू बनाए जाते हैं ताकि जो भी बर्फबारी हो वो यहां से जमे ना और धीरे धीरे फिसल कर नीचे आ जाए और ज्यादा छत पे लोड ना हो। इसलिए इस टाइप के घरों का जो यूज है वो मनाली में होता है। तो इसका मिलान हम 2 से कर देंगे, यानी कि पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। अब दूसरा पढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में जो है हमारा मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनाई होती हैं। अब देखिए, राजस्थान में चूंकि समतल एरिया होता है तो यहां पर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और यहां पर कटीली झाड़ियां इस्तेमाल करी जाती हैं। तो इसका हम मिलान कर देंगे 4th ऑप्शन से। उसके बाद देखते हैं असम की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा असम है, असम में हमारे बांस के खंभों पर ऊंचे उठे हुए घर बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर बांस की खेती बहुतायता में की जाती है, इसलिए असम में बांस का प्रयोग किया जाता है घरों को बनाने में। और यहाँ बारिश भी होती है जिसकी वजह से पानी टपक कर नीचे आ जाता है। और लद्दाख की बात करते हैं, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख में बनाए जाने वाले घर पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। यहाँ पर चीड़ और देवदार की लकड़ी बहुतायत में पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल इस तरह में किया जाता है। अब आपके समक्ष बचता है हाउस बोट। हाउस बोट का इस्तेमाल आपका जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है। तो आपको यह सब क्लियर हो गया होगा कि कौन से प्रकार के घर कौन से राज्य में बनाए जाते हैं। तो पहले का हो जाएगा बी, पहले का हो जाएगा द्वितीय। तो जो हम देखते हैं पहले में बी कहाँ मिल रहा है हमें, यह हमें सेकेंड और थर्ड में मिल रहा है, यानी कि 2, 4, 1, 5 यह ऑप्शन हमारा तृतीय हो जाएगा, यानी कि यह 5वां ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन, आपने सभी ने देखा होगा कि कई सारे पशु होते हैं जिन पे बहुत सारी डिजाइनें बनी होती हैं। किसी पे चित्तीदार, आपने शेर को देखा होगा और बहुत सारे जेब्रा को देखा होगा, जिसमें बहुत सारे प्रकार की डिजाइन बनी होती है। उसका कारण क्या होता है, इस प्रश्न में यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। दूसरा, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। तृतीय, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। चतुर्थ, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। 30 सेकंड का समय आप सभी के लिए। चलिए, जो भी पशु होता है और जो भी वो पर्यावरण में जैसे भी जलवायु में वह रहता है उसके अनुकूलन के लिए, जी हां अनुकूलन के लिए, ताकि वह उससे समन्वय स्थापित कर सके और अनुकूल परिस्थितियां बना सके, इसलिए भगवान ने हमारी जो प्रकृति है उसको ऐसा बनाया है कि वह उसके साथ समन्वय स्थापित कर सके। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। उस जलवायु के कारण की वजह से वो ऐसे होते हैं जिससे वो उससे समन्वय बना सके और अनुकूल स्थापित कर सके। ठीक है, जलवायु प्रदेशों से समन्वय स्थापित करने के लिए। तो इसका अभीष्ट उत्तर प्रथम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? यह एक कानून है। आप सभी को बताना है कि यह किस कानून के माध्यम से जंगलों में रहने वाले लोगों को यह अधिकार प्राप्त है। प्रथम, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012।
भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिनियम 2007 या फिर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894? 30 सेकेंड का समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007। 2007 में एक अधिनियम बनाया गया ताकि आदिवासी लोगों के रहने के लिए जो भी वहां उनकी सुविधाएं थी वह अच्छे से की जा सके और जो भी उनकी अपनी संस्कृति है उसको वो लोग जी सके। इस वजह से उनके यहाँ उनको रहने के लिए कुछ अधिकार दिए गए जो कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? यानी कि आपको इसमें देखना है कि मच्छरों द्वारा कौन सा रोग फैलता है। पहला ऑप्शन है मियादी बुखार, हैजा, चिकुनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, HIV एड्स, हैजा, डेंगू, डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया। 30 सेकंड का समय। चलिए देखते हैं। मियादी बुखार जो है यह मच्छरों से नहीं फैलता है, जबकि यह हमारा खराब पानी पीने से, इन्फेक्टेड पानी पीने से फैलता है। अगला मलेरिया, हमारा मलेरिया जो है यह तो मच्छरों से फैलता है, लेकिन HIV एड्स जो है यह हमारा मच्छरों से नहीं फैलता है, जबकि यह आप सभी को पता है असुरक्षित यौन संबंधों से और असुरक्षित सुइयों के इस्तेमाल से फैलता है। तो जो HIV है यह बिल्कुल नहीं होगा। अगला बढ़ते हैं। HIV एड्स फिर से वही आ गया, तो इसका मतलब यह ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यहां से हम 3 ऑप्शन हटा देते हैं और अगला देखते हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। यह जो चौथा ऑप्शन है यही है जो मच्छरों द्वारा संवहक होता है और ये सारे जो रोग हैं हमारे ये एडीज नामक मच्छर, एडीज मच्छर के नामक मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, यह भी आपको यहीं क्लियर कर लेना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। घटपर्णी पौधा यानी कि पिचर प्लांट, जिसका रासायनिक नाम यानी बॉटनिकल नेम निपेंथीस है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया है का मुख छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। 30 सेकंड का समय। तो आप सभी को पता है यह जो पौधा है यह कैसा होता है, यह मेढकों और कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। यही जो इंसेक्ट किलर ये पौधा जो है पिचर प्लांट, यह समस्त कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षित करने के बाद में भोजन के रूप में उनको ग्रहण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए खाद्यान्न पदार्थों में किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? जी हाँ, हमारे जो भी फूड आइटम्स होते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसमें किसमें आयरन की मात्रा होती है यह आप सभी को बताना है। आपके समक्ष ऑप्शन है आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर, बंद गोभी भिंडी गुड़। 30 सेकंड का समय। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंवला, पालक और गुड़। ये जो तीनों ऑप्शन आपके समक्ष दिख रहे हैं यह हमारे आयरन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है और आयरन आपको पता है कि आयरन से ही हमारे शरीर में ग्लोबिन नामक प्रोटीन बनती है और हीमोग्लोबिन बनता है, जो हमारे रक्त को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है और रक्त का एक मुख्य हिस्सा भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। सबसे प्रथम है आपके समक्ष यहां पर देखेंगे आप सभी तो उज्बेकिस्तान, द्वितीय है दक्षिणी अमेरिका, तृतीय है अफगानिस्तान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। 30 सेकंड का समय। तो आप सभी को बता दें ये जो मिर्च है यह सर्वप्रथम मैक्सिको में, जी हां, यह सर्वप्रथम मैक्सिको में उगाया गया था। और यह मैक्सिको हमारा कहां पड़ता है? यह मैक्सिको हमारा दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। जी हां, यह हमारा दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, लेकिन भारत में इसको लाने वाले पुर्तगाली हैं। 16वीं शताब्दी के आसपास इसको पुर्तगाली हमारे देश में लेकर आए थे। अब जब हम यहां पर ऑप्शन को देखते हैं तो पुर्तगाली ऑप्शन है नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, क्योंकि सर्वप्रथम इसको वहीं उपजाया गया था और वहीं से इसका पूरे विश्व में फैलाव हुआ। चलिए हम लोग अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? पहला है शकरखोरा, बया, कलचिड़ी, फाख्ता। 30 सेकंड का समय आप सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाख्ता। फाख्ता
वह पक्षी है जो कैक्टस, जिसमें खूब सारे कांटे होते हैं, उस पौधे में अपना घोंसले का निर्माण करता है। ठीक है, तो आप हमेशा के लिए यह मेमोराइज कर लेंगे कि जो फाख्ता पक्षी है ये कैक्टस में अपना घोंसला बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। चलिए देखते हैं इस विवरण में आयोग ने क्या कहा है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे, जी हां 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। उस पशु का हमें नाम बताना है। ठीक है, क्या क्या देखना है हमें। भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टा लटक कर सोता है तथा उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है जिस वृक्ष पर रहता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है। प्रथम ऑप्शन है आपका लंगूर, द्वितीय है चिंपैंजी, तृतीय है पैंडा और चतुर्थ है स्लॉथ। 30 सेकंड का समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लॉथ। जी हां, स्लॉथ वह जानवर है जो भालू जैसा बिल्कुल दिखता है और यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यहां पर आप यह भी लिख लेंगे कि यह जो है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। स्लॉथ जो है ये हमारा दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के साथ साथ में यह एक शाकाहारी जीव है। आपको यह पता होना चाहिए, अगर पत्ती खा रहा है तो निश्चित तौर पर यह शाकाहारी होगा। यह शाकाहारी और काफी शांत स्वभाव का यह पशु है। यह 17 घंटे से ज्यादा या 17 घंटे तक वृक्षों पर उल्टा लटक कर अपनी नींद लेता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि आपको यह बताना है कि देखने की क्षमता सबसे ज्यादा किस पक्षी की होती है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली। हमको लगता है सभी छात्र हमारे सहयोगी साथी इसका सही उत्तर बिल्कुल देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चील, गरुड़ और गिद्ध। आप सभी ने जो भी बचपन में कहानियां सुनी होंगी, कहा जाता है गिद्ध दृष्टि। ये हमारे यहाँ मुहावरा भी है गिद्ध दृष्टि। तो यहीं से आपका ये स्पष्ट भी होता है कि जो गिद्ध की दृष्टि होती है और जो गरुड़ की दृष्टि होती है और चील की दृष्टि होती है, ये मनुष्यों से 4 गुना होती है। ठीक है, और ये अधिक दूरी को देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। उपरोक्त कथन के माध्यम से आप सभी को बताना है कि यह किस प्रकार की खेती है। पहला ऑप्शन आपके समक्ष है सहकारी खेती, झूम खेती, सीढ़ी नुमा खेती और सिंचाई खेती। 30 सेकंड का समय। तो आप जैसा देख रहे हैं इस तरह की खेती यह झूम खेती कहलाती है, या फिर इसका दूसरा नाम स्थानांतरित खेती भी है। ठीक है, आप यह याद रखेंगे, स्थानांतरित खेती भी इसको कहते हैं। ठीक है, और यह पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। इसमें क्या करते हैं, हम एक फसल लेने के बाद में उसको वैसे ही छोड़ देते हैं और अगली जगह चले जाते हैं और इसका वेट करते हैं। उसको काट कर जला दिया जाता है, वहां जो भी घास फूस उगाती है उसको बिना जोते ही अगली खेती को बोते हैं। चलिए अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। आप सभी ने बचपन में सांप दिखाने वाले जो भी सपेरे आते हैं इनके माध्यम से सांपों का नृत्य जरूर देखा होगा। तो आप सभी इसको समझें और बताएं। आयोग ने आपसे पूछा है कि किस प्रकार से वह अनुक्रिया देता है सपेरे के प्रति, जो भी वह बीन बजाई जाती है। यहां पे आपके समक्ष ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि सांप के जो है आपने सुना होगा कान नहीं होते। सांप के कान होते हैं लेकिन सांप के कान बाहरी नहीं होते हैं, यानी कि उसके शरीर के अंदर ही उसके कान होते हैं।
ठीक है, तो उन्हीं के माध्यम से, और जब बीन बजती है तो उससे जो कंपन उत्पन्न होता है, यानी कि जो भी वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उसी वाइब्रेशन के थ्रू जो सांप का जो त्वचा है वह उसको समझती है, वह उसके साथ में समन्वय स्थापित करती है और उसी के वाद्य यंत्र की जो भी कंपन होता है उससे अनुक्रिया देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया देती है, त्वचा से फील करता है और उसी के कंपनों को वह अनुक्रिया के रूप में हमें देता है और हमें लगता है कि सांप जो है वह नृत्य कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। ठीक है, आप सभी को पता है कि परिवार जो है प्रकार के आधार पर यानी कि आकार के आधार पर हम परिवार को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। प्रथम होता है एकल परिवार और द्वितीय होता है सम्मिलित परिवार, ठीक है, या फिर संयुक्त परिवार। तो 2 तरह के परिवार होते हैं। एकल परिवार में माँ, पिता तथा उसके साथ में उनके बच्चे रहते हैं, और जो हमारा संयुक्त परिवार है इसमें माँ, पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ फूफा सभी साथ में रहते हैं। इस प्रकार का जो परिवार होता है वह हमारा संयुक्त परिवार कहलाता है। तो अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला कह रहा है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन से यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। द्वितीय ऑप्शन कह रहा है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तृतीय ऑप्शन कह रहा है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। 30 सेकंड का समय आपके लिए। तो जैसा हमने आप सभी को पहले ही बताया, यह सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के मैंने आपको बताया था, तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण किया नहीं जा सकता है, उसको हमें पूरी तरीके से बताना चाहिए। तो इसका अभीष्ट उत्तर 2 हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा, देखिए तृतीय ऑप्शन सत्य है, क्योंकि किसी आदर्श परिवार तो होता है एकल परिवार, लेकिन हमें परिवार की पूरी व्याख्या करनी है, तो यह उचित उत्तर नहीं होगा। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार होते हैं, ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। और फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। बच्चों के बारे में, जैविकता के बारे में यहाँ कोई बात ही नहीं कही जा रही है, यहाँ संयुक्त परिवार और एकल परिवार की बात की जा रही है। इसलिए यह उत्तर भी सही हो जाएगा और हमारा अभीष्ट उत्तर द्वितीय ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति फिल इन द ब्लैंक्स होती है और वह भोजन के पाचक में सहायता करता है। आपको बताना है उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय या क्षारीय। यानी कि मानवों के पेट में जो आमाशय रस, आप सभी ने पढ़ा होगा आमाशय रस जो होता है, ठीक है, उसकी प्रकृति कैसे होती है, यानी कि वो बेसिक होता है या फिर वो एसिडिक होता है या फिर वो न्यूट्रल होता है या फिर वह उभयधर्मी होता है, यानी कि दोनों के गुण उसमें आते हैं। चलिए 30 सेकंड का समय। तो आप सभी को पता है कि जो आमाशय रस होता है उसकी प्रकृति हमारी एसिडिक होती है, यानी कि अम्लीय होती है, ठीक है। पीएच मान पे इसका जो वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, ठीक है, 6.4 के समथिंग होती है, 7 से कम होती है। और उसके अलावा इसका कार्य क्या होता है, जब कोई अम्ल आएगा तो हमारे शरीर में जो भी क्षारीयता होती है उसको भी यह संतुलित करने का कार्य करता है, यानी कि क्षारीयता को संतुलित करता है, क्षारीयता को संतुलित करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। पहले वाले कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया, दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुणों से रहित पत्तियों को अलग अलग कर दिया। दूसरे ग्रुप ने क्या किया, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियों के आकार पर उन पत्तियों का वर्गीकरण कर दिया। चलिए, शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अधिगम प्रतिबिंबित करता है, यानी कि कौन सा लर्निंग को सिखाता है। ऑप्शंस आपके समक्ष हैं। यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। दूसरा कह रहा है बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। तृतीय कह रहा है बच्चे अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। चतुर्थ कह रहा है वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्वीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर हो सकता है। चलिए 30 सेकंड का समय आपके लिए। जब हम इन सभी उत्तरों का अवलोकन करते हैं तो हमारा अभीष्ट उत्तर निकल कर आता है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन होता है
वर्गीकरण होता है ये बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत होता है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी आधार पर किसी भी चीज को बांट दें, इसलिए इसका एक ही उत्तर सही होता है और जो इसका उत्तर जो है एक ही सही होता है। इसलिए जो छात्र अध्यापक ने माना है यह एकदम सही मानना है और लर्निंग के लिए जो भी हमारा लर्निंग है उसके लिए एक ऑप्शन बच्चे के समक्ष रहेगा तो वह उचित होगा। इसलिए इसका जो अभिहित उत्तर हो जाएगा वह वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्वीकृत है तथा इसका एक ही उत्तर सही होता है। तो आज के ये 15 प्रश्न कैसे लगे आप सभी को, आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तथा जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं इनको मैं आपके समक्ष इसलिए पहले लेकर आ रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है, मेरा जो अभी तक का अनुभव है वो यही कहता है कि यदि आपको किसी भी कंपटीशन को फाइट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप दो चीज सबसे पहले कीजिए। सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखिए और उसके बाद उसके विगत वर्षों में प्रश्न किस पैटर्न पर आयोग आपसे पूछ रहा है उसको देखिए। यदि आपने यह कार्य कर लिया, सिलेबस तथा प्रीवियस ईयर पेपर को देख लिया, तो ये मान लीजिए आपने उस पद के लिए या फिर उस एलिजिबिलिटी में 50% अर्हता हार कर ली है। क्योंकि यदि आप इन सभी चीजों को देख लेते हैं तो यह क्लियर हो जाता है कि हमें जो तैयारी करनी है, जी हाँ, हमें जो पढ़ाई करनी है वह किस दिशा में करनी है। क्योंकि हम अभी कक्षा LKG से लेकर के अभी तक जो करते आए हैं वह थी हमारी पढ़ाई, लेकिन हमें अब पढ़ाई नहीं करनी है, हमें करनी है अब तैयारी। जी हाँ, हमें करनी है अब तैयारी। इंपॉर्टेंट यह नहीं है कि क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट यह है कि क्या छोड़ना है। तो ये जो चीजें होती हैं या इन्हीं दो माध्यमों से हमें पता चलता है कि हमारा सिलेबस कितना है और हमारा आयोग का पूछने का पैटर्न क्या है। इसलिए आप विगत वर्षों के प्रश्नों को जरूर से जरूर जुड़िए और उसको सॉल्व कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ में कल की सेशन में। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।